अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे वर्ब्स पे। और वर्ब्स के बारे में आप जानते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक है और बहुत अहम है। इसकी अहमियत के इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये भी कहा जाता है कि जिसको वर्ब का इस्तेमाल करना आ जाएगा, इसका मतलब है कि उसको टेंस आ गए। और अगर जिसको वर्ब इस्तेमाल करना आ जाएगा तो इससे एक मतलब ये भी होता है कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज में अपना जो है मफ़ी ज़मीर लिखना आ जाएगा। जो कुछ वो बोलना चाहता है, जो कुछ लिखना चाहता है, वो उसको आ जाएगा। और ये तो हो गया एक पर्सनल लेवल पे। दूसरा एग्जामिनेशन ये स्टडी के हवाले से भी आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि मैट्रिक में भी और इंटर में भी और उससे अगली क्लास में उसकी एप्लीकेशन भी आप अंदाज़ा लगा लें कि जो वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल है वो पूछा जाता है, वो तकरीबन हर लेवल पे पूछा जाता है। लिहाजा आज हम जो बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे वो वर्ब है, और वर्ब जो है इनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। व्हाट इज़ वर्ब? अ वर्ड दैट शोज एक्शन, event, or a state. It is an essential part of a sentence and also called the soul of the English language. ठीक है, आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि इसकी अहमियत इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी है। यानी ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक्शन को शो करता है या इवेंट को शो करता है या स्टेट यानी हालत जो है वो उसको शो करता है। ये इतना अहम पार्ट है किसी भी सेंटेंस का कि इसको सोल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। For example, they study English grammar, study is a verb. We sleep at night, sleep is a verb. We celebrate Eid, here celebrate is a verb. Here are different forms of verb. नॉर्मली जो है ना वो आमतौर पर तो लोग कहते हैं जी 3 फार्म है, कुछ लोग कहते हैं 4 फार्म है, चौथी के हवाले से कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग कहते हैं बेसिकली चौथी फार्म जो है ना वो पहली ही के अंदर थोड़ी सी एक्सटेंशन है तो इसको हम चौथी क्यों कहें। बहरहाल आप अपनी आसानी के लिए जो है ना इस वर्ब की 4 फॉर्म्स को ही कंसिडर करें। अच्छा जी, पहली फॉर्म में आप यहाँ पे देखें कि उसको मैंने V1 से ज़ाहिर किया है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग। V1 स्टैंड फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड V4 दैट इज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कह सकते हैं। आप अपने आसानी के लिए उसको कॉन्टीन्यूस फॉर्म भी कह सकते हो। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म को जो है प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं, तीसरी को आप अपने आसानी के लिए परफेक्ट फॉर्म भी कह लो, चौथी को आप प्रोग्रेसिव फॉर्म या कॉन्टीन्यूस फॉर्म भी कह सकते हैं। इट डिपेंड्स। लेकिन ये है कि आप इन चारों फॉर्म्स का देखेंगे कि इस्तेमाल क्या होता है और कैसे। Here are different kinds of verbs: regular verb and irregular verb, linking verb, then transitive and intransitive verb, finite verb and infinite verb. यहाँ पे हम वन बाय वन इन सारी टाइप्स को जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज रेगुलर वर्ब, a verb that is past and mean second form and past participle mean third form is made by adding d or ed. This is called regular verb. और रेगुलर वर्ब से हम उसके इन बेस फॉर्म के साथ d या ed का इजाफा करेंगे तो वो रेगुलर वर्ब कहलाएगा। अब ये देखो, फॉर एग्जांपल वॉक है, टॉक है, इन दोनों के साथ ed में इजाफा करोगे तो सेकंड फॉर्म बनेगी, यही इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी। लिहाजा ये फार्मूला जो है सफिक्स लगाने का डी या ईडी लगा के जब हम उसको सेकंड थर्ड फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं तो उस सूरत में हम उसको रेगुलर वर्ब कहेंगे। हाँ जी, रेगुलर वर्ब आप देखते हैं जैसे स्पेलिंग रूल प्लस एग्जांपल्स। बेस फॉर्म के साथ आप ईडी का इजाफा करेंगे और उसके साथ वो सामने आपके एग्जांपल है, आपको क्लियर हो जाएगा। वॉक से वॉकड है, ईडी का इजाफा किया। प्ले से प्लेड है, जस्ट ईडी का इजाफा किया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब जो होंगे जिनके एंड पे ऑलरेडी ई होगा, वहाँ सिर्फ डी का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक, लाइक्ड, मूव, मूव्ड। बट कुछ ऐसे वर्ड भी आपके पास होंगे जो उनके एंड पे जो है आपके पास जो है वो वाई होगा, ठीक है, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा। फॉर एग्जांपल आप देखें कि कैरी है तो कैरिड बना, तो इससे मतलब क्या होगा कि आपने वाई को आई में चेंज करना है और उसके बाद ईडी का इजाफा करना है। कैरी से कैरिड और स्टडी से स्टडीड। अब
वाई है उससे पहले डी है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हमने वाई को चेंज कर दिया। अगर डी जो है वो कॉन्सोनेंट नहीं होता तो फिर हम वाई को आई में चेंज नहीं करते, सिर्फ हम डी लगाते हैं, मिनी डी लगाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, सम वर्ब्स एंडिंग इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट प्लस सेकंड लास्ट लेटर इज अ वाउल, डबल द लास्ट लेटर प्लस ई डी आप लगाएंगे। अब ये देखिए, प्लान है और स्टॉप है, तो लास्ट वाला जो है वो एन जो है वो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले ब्लू वन जो है वो वाउल है। तो अगर लास्ट पे कॉन्सोनेंट हो और सेकंड लास्ट पे वाउल हो तो हमने लास्ट वाला कॉन्सोनेंट जो है वो डबल स्पेल कर देना जब हम उसको थर्ड या सेकंड फॉर्म में लाएंगे। फॉर एग्जांपल, प्लान से प्लान्ड है और स्टॉप से स्टॉप्ड है। अब एन और पी दोनों जिस कलर के साथ आपको शो हो रहे हैं उसके सेकंड थर्ड फॉर्म में भी आपको उसी कलर के साथ वो डबल स्पेल नज़र आ रहे हैं। Then irregular verb. An irregular verb is one that does not form its single past tense or its past participle by adding ed, d to the base form. Irregular verbs contrast with regular verbs which form the simple past tense and past participle by adding ed or d. यानी सिंपल लफ्ज़ में आप ये कह सकते हो कि जैसे हमने रेगुलर फॉर्म और रेगुलर फॉर्म में देखा कि आप डी या ई डी लगाते हैं तो वो उसी तरह से सेकंड थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी डी या ई डी साथ में ऐड करने से उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनती है, तो वो वाला वर्ब जो होगा वो इर्रेगुलर वर्ब कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास पूरी लिस्ट है इर्रेगुलर वर्ब की। आप लेफ़्ट पे भी 3 कॉलम है और राइट पे भी 3 कॉलम है। लेफ़्ट वाले में आप देखते जाएं, अवेक, अवेक, अवेकन, मीन ई डी या डी लगा के नहीं फ़र्क पड़े, इसका मतलब है ये इरेगुलर वर्ब है। बी, वाज या वर के साथ बिन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बाय, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, चूज, चोज, चोजन, ड्रीम, dreamt, dreamt, drink, drank, drunk, eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, fight, fought, fought, fly, flew, flown, freeze, froze, frozen, grow, grew, grown, hear, heard, heard। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाले 3 कॉलम देखिए, हाइड और उसी तरह से हाइड, हिडन, और देन है होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, नो, न्यू, नोन, lay, laid, laid, leave, left, left, lend, lent, lent, lose, lost, lost, pay, paid, paid, quit, 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 read, 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 ride, rode, ridden, run, run, done, say, said, said, seek, sought, sought, sell, sold, sold, send, sent, sent। इसी तरह से हम नेक्स्ट लिस्ट जो है ना उसमें अगर जाते हैं तो वो भी सारे के सारे ये जी भी आपके सामने इरेगुलर वर्ब हैं। ठीक है, इसमें से मैं चंद एक बीच में बोले तो शेक, शुक, शेकन है, सिंग, सैंक, संक है, इसी तरह से सिट, सैट, सैट है, स्लीप, स्लैप, स्लैप्ट है, टीच, टॉट, टॉट है, और थिंक, थॉट, थॉट, वियर, वॉर, वॉन। तो ये डिफरेंट किस्म के मैंने बीच में बोले। आप बाकी सारों को देखोगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बाकी इरेगुलर वर्ब है। Then we have linking verb, a verb that links or joins the subject with another word in a sentence is called linking verb। यानी एक वर्ड या एक वर्ब जो किसी दूसरे वर्ड के साथ जो कि उसी सेंटेंस में होगा उसके साथ उसको जोड़ता है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो लिंकिंग वर्ब है। अब वो जिस वर्ड के साथ जोड़ता है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, अली वाज द विनर ऑफ द रेस। वाज ऐसा वर्ड है जो अली के साथ जो है उसको लिंक कर रहा है और अली क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसमें ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन देखें, वाज लिंक्स द विनर एंड द सब्जेक्ट, विनर रीनेम द सब्जेक्ट। अब ये देखो कि विनर के साथ जो है ना अली को वो लिंक कर रहा है, अली चूँकि सब्जेक्ट है। इसे आप अंदाज़ा लगा लो कि हम इसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट के साथ उसको लिंक कर रहा होता है, बाकी वाला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको।
अब लिंकिंग वर्ब का यहाँ पे मज़ीद कुछ एग्जांपल्स आप देखें। लिंकिंग verbs are also called copulous or copula verb. Connect the subject of a sentence with an adjective, noun or descriptive phrases. मतलब ये है कि जो लिंकिंग वर्ब है उनको कॉप्यूलाज और कॉप्यूला भी कहते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो सेंटेंस का होता है उसको और सेंटेंस के बाकी वाले पार्ट में जो सब्जेक्ट, नाउन और डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस होते हैं उनको लिंक करता है। टू डिस्टिंग्विश द कॉप्यूलर वर्ब, रिमेंबर दैट दे डू नॉट इंडिकेट एक्शन इन अ सेंटेंस, यानी वो एक्शन को जाहिर नहीं करते। रादर दे डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग अ रिजल्ट और वन ऑफ द 5 सेंसेस, बल्कि उसके बजाय क्या होता है कि वो एक रिजल्ट को स्टेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, या फिर वो 5 सेंसेस को। इन अदर वर्ड्स लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि जो लिंकिंग वर्ब होगा उनका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब एग्जांपल देखें उससे पहले, बल्कि आप ये देखें कि उसको स्ट्रक्चर में बयान किया गया है, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। एग्जांपल 1 में देखें, हैरल्ड इज़ स्लीपी। हैरल्ड विल बी द सब्जेक्ट, इज़ वुड बी द लिंकिंग वर्ब एंड स्लीपी वुड बी द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। So notice how is refers to Harold's state of being rather than an action he is performing. यानी Harold जो कि सब्जेक्ट है उसके साथ उसको लिंक कर रहा है ये वर्ब is, और sleepy क्या वो उसकी स्टेट है, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एवरीथिंग सीम्ड नॉर्मल। अब इसके डिस्क्रिप्शन में देखें, द एग्जांपल इज़ वेरी फेमिलियर विद द फर्स्ट सेंटेंस, एवरीथिंग इज़ the subject, seemed is linking verb and normal is subject complement describing everything। यानी नॉर्मल जो है ना वर्ड वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि एवरीथिंग जो कि सब्जेक्ट की प्लेस पर है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, और बीच में सीम्ड लिंकिंग वर्ब है। देन नेक्स्ट एग्जांपल, आइस फील्स कोल्ड टू बी टच। आइस इज द सब्जेक्ट here, feels becomes our copula verb and the phrase cold to be to the touch would be our subject complement. Working with linking verbs are really pointless। यानी अब ये है कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि ये समझ में आने वाली चीज़, ऐसी चीज़ नहीं कि जिसकी समझ ना आ सके। ठीक है, हाँ जी, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देयर आर फ्यू लिंकिंग वर्ब्स फाउंड इन द इंग्लिश, अपीयर, लुक, सीम, इंडिकेट, गो, ग्रो, stay, remain, smell, taste, feel, sound, fall, get, become, come, act, is, was, will be, etc. Yes, my dears, next type of verb is transitive verb. A verb that needs object to complete itself is called transitive verb। यानी ऐसा verb जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट लाजमन डिमांड करता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मेलिंडा sang a solo। सोलो इज़ द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। अब इसमें देख लो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, sang, और वो आगे डिमांड कर रहा है एक अदद ऑब्जेक्ट, इस वजह से हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इन ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट itself is called intransitive verb. Melinda sang softly. There is no object. Softly is an adverb. So आप इस तरह के जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल she slept, आप इसमें देख लो कि कोई ऑब्जेक्ट डिमांड नहीं हो रहा, ये भी इंट्रांजिटिव है। she sings, ये भी एक ऐसा है कि वर्ब जिसमें आगे नहीं भी डिमांड किया जाता ऑब्जेक्ट। हाँ जी, अब हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो है कि जिसको ज़रूरत होती है एक ऑब्जेक्ट की, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आई बॉट अ कार। बॉट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब एंड अ कार इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब इससे अंदाज़ा लगा लो
कि जहाँ पे ज़रूरत होगी ऑब्जेक्ट की तब हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यू बाय समथिंग, आगे ब्रैकेट में एन ऑब्जेक्ट। व्हाट डिड यू बाय, अब उसमें क्या है, अ कार। कार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यू कैन नॉट जस्ट से दैट आई बॉट, ठीक है। आपको उसमें ना आगे वजाहत ज़रूर करनी पड़ती है कि आपने क्या वो ख़रीदा है। यू नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब। इन दिस केस जो बाय है वो आ सकता है और उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप ये देखें, इंट्रांजिटिव वर्ब, इट कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, द बेबी स्माइल्ड। अब इसमें देख लो कि इसमें अलग ज़रूरत नहीं है किसी उसकी, ठीक है। अब दूसरी मिसाल देखें, वी वेटेड बट नो बडी केम, ठीक है। वेटेड एंड केम इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें भी आपको पता है कि आगे ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की, राइट। अच्छा, इसी तरह से आप नीचे ट्रांजिटिव वर्ब वाले कॉलम में देखें, ही रन्स अ स्मॉल ग्रॉसरी स्टोर। इसमें ग्रॉसरी स्टोर, स्मॉल ग्रॉसरी स्टोर जो है ये उसकी जगह पर आएगा, एक ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, राइट। अगर दूसरी तरफ आप देखें, ही रन्स अलोंग द बीच एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अब इसमें किसी किस्म की कोई आपको वो चेंज भी नहीं महसूस होती है, कि आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। Verbs that are transitive and intransitive. Some verbs can be transitive in one sentence and intransitive in another sentence. For example, I stopped the car. Stopped here is transitive verb because it demands car as an object. लेकिन अगर हम ये कहते हैं the car is stopped, तो यहाँ पे stop जो होगा वो intransitive verb होगा। Sometimes the meaning of a verb changes depending on whether that verb is transitive or intransitive, especially with reference to phrasal verb. तो ये होता है कि ये एक वक्त में एक वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव के तौर पर भी वो सेंटेंस में हमें नज़र आता है और वो इंट्रांजिटिव के तौर पर भी, और सम टाइम जो है उसको जज करना मुश्किल हो जाता है। कुछ उसकी रीज़न ये भी होती है कि वो फ्रेजल वर्ब के तौर पर भी हम उसके इस्तेमाल देख रहे होते हैं। ऐसे केस में इसको जज करना थोड़ा ट्रिकी होता है। नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट वर्ब, अ वर्ब दैट कैन मेक इट्स ओन predicate is called finite verb. For example, they open the door. Here, open the door has very clear meaning without subject. Hence, verb open is finite verb. Right? इसी तरह से कितने ही sentences हैं. They throw the ball. अब इसमें throw जो है वो finite verb के तौर पर आया है. Infinite verb, a verb that cannot make its own predicate is called infinite verb. For example, he has done his duty. Here, has done his duty has no clear meaning, so done is an infinite verb. अब इसे अंदाज़ा लगा लो कि जो है has done his duty की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो उसका क्लियर मीनिंग नहीं होता, ठीक है। लिहाजा हम डन जो है उसको एक इनफाइनाइट वर्ब कंसिडर करेंगे। लेट्स हैव कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब, look here the definition and usage. It acts as the main verb and can be changed according to the noun. It is used only in present and past tense, can be indicative of passive and active voice, and also of number like singular and plural. She walks home. Here we see that walks is finite verb and the pronoun is she. She walked home. Here we can see how verb changed, modified to change the tense of the sentence. यानी हम दूसरे लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमने पहले फाइनाइट वर्ब के बारे में देखा कि वो जो प्रेडिकेट होता है उसके बारे में मज़ीद बताता है, और यहाँ पे हम जब देखते हैं तो वो हमें
जो टेंस ऑफ अ सेंटेंस है वो भी बताता है, और ये प्रेजेंट में होता है तो तब भी हमें अंदाज़ा होता है, और पास्ट में होता है तो तब भी हमें अंदाज़ा होता है। मज़ीद एग्जांपल देखें, यू प्रॉमिस्ड मी द लास्ट टिकट, आई एम एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू द अम्यूज़मेंट पार्क। प्रॉमिस्ड और एक्साइटेड, इस पे यहाँ आप गौर करेंगे। अच्छा, देन नॉन फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, it can't be the main verb as they do not talk about the action that is being performed by subject or noun, do not indicate any tense, mood or gender, used as nouns, as adverbs and adjectives, used to form non-finite clauses which are simple dependent clauses that use non-finite verb. Three examples are there. Gerunds. Do you fancy going out? I like swimming. We enjoyed their swimming. अब ये इसकी एग्जांपल हैं जब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये जेरंड की शक्ल में है। देन इन्फिनेटिव की शक्ल में आप देखें, आई डिसाइडेड नॉट टू गो न्यूयॉर्क, आई हैड रादर नॉट ईटन मील। तो इसमें भी आप देखो तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्फिनेटिव में है, और एक सेंटेंस में, और दूसरे में जो है ना वो इन्फिनेटिव वाले दूसरे सेंटेंस में वो बेयर इन्फिनेटिव में यूज़ हुआ। सो दीज आर ऑल द types of verb, but still we will talk about the other types like auxiliary verbs, and in which we will talk about modal auxiliaries, and for that matter you will see this next part of this lecture with the title verb.